हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी हम पढ़े हुए थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अदर ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंस। इसके बाद हम पोषक तत्वों को पढ़े हुए थे। इसके बाद पाचन तंत्र पढ़े हुए थे। आज पढ़ने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो आप जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर पोषक तत्वों का जो परिवहन तंत्र होता है, पोषक तत्वों का जो परिवहन तंत्र होता है, उसे ही हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इस परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य भूमिका होती है, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है रुधिर की, रक्त की, ब्लड की, हार्ट यानी कि हृदय की, और रुधिर वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये रुधिर वाहिकाओं की, ये तीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, यहां से ये वन लाइनर प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। तो सभी जानते होंगे कि 1628 ईस्वी में इसकी खोज विलियम हार्वे, ये विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। और रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन क्या भूमिका होती है? रुधिर, ब्लड, हृदय, हार्ट, और रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स। आप भी जानते हैं, हम एक को थोड़ा सा पढ़ते हैं। रुधिर, रक्त, ब्लड। आप जानते हैं कि मानव शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है और रुधिर को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा है कि रुधिर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो रुधिर का पीएच वैल्यू होता है 7.4, 7.4। आप भी जानते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ये ऊतक होता है, टिश्यू होता है। और रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये भी आप जानते हैं कि अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है। एक होता है लाल अस्थि मज्जा और दूसरा होता है श्वेत अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा से ही ध्यान रखेंगे कि लाल अस्थि मज्जा से ये आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जबकि श्वेत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ये जो रक्त कणिकाएं हैं। फिर देखेंगे कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं, लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रुधिर जो वाहिकाएं होती है उनका निर्माण होता है, जबकि श्वेत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे कि अस्थियों की सुरक्षा, इस अस्थि मज्जा में अस्थियों की जो सुरक्षा होती है, अस्थियों की सुरक्षा एक झिल्ली से होती है। अस्थियों की सुरक्षा हेतु
एक झिल्ली होती है जो 3 प्रकार के ऊतकों से, 3 प्रकार के टिश्यूओं से जुड़ी होती है। ये 3 प्रकार के कौन से ऊतक होते हैं? वो होते हैं स्नायु ऊतक, स्नायु ऊतक, कंडारा, कंडारा ऊतक और तीसरा होता है पेशी ऊतक। ध्यान रखेंगे कि अस्थि मज्जा की सुरक्षा के लिए एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली 3 प्रकार के टिश्यूओं से, ऊतकों से जुड़ी होती है, जिसे स्नायु, कंडारा और पेशी ऊतक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि यहां से प्रश्न एक पूछा आता है कि स्नायु ऊतक क्या करती है। तो स्नायु ऊतक का काम होता है कि एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ना, एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ने का काम स्नायु ऊतक करती है। जबकि ध्यान रखेंगे कि अस्थि से अस्थि मज्जा का जोड़ने का काम अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने का काम कंडारा ऊतक करता है। जबकि पेशी ऊतक के द्वारा एक ऊतक दूसरे ऊतक से जुड़ते हैं, यानी कि ये एक ऊतक दूसरे ऊतक से जुड़ते हैं। तो इनका अपना फंक्शन होता है स्नायु ऊतक, कंडारा ऊतक और पेशी ऊतक, लिगामेंट, टेंडन और मस्कल्स, ये 3 ऊतक होते हैं और तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अब आप जानते हैं कि जो रुधिर का निर्माण होता है, इस रुधिर के ध्यान रखेंगे कि 55 से 60% जो रुधिर का तरल भाग होता है, ये रुधिर का जो तरल भाग होता है, जो लगभग 55 से ये 60% होता है, ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा क्या है? तो रुधिर का तरल भाग है जो 55 से 60% ये भाग बनाता है आरबीसी का। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य फंक्शन होता है कि रुधिर कणिकाओं, ध्यान रखेंगे कि जो पदार्थों का परिवहन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थों का परिवहन है, जैसे पचे हुए भोजन का, उत्सर्जित पदार्थों का या हार्मोन का, उन पदार्थों के यह परिवहन में सहायता करता है, ये प्लाज्मा है। और ये भी जानते होंगे कि लगभग 40 से ये 50% रुधिर के 40 से 50% जो भाग होता है वह रुधिर कणिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। यानी कि ये रुधिर कणिकाएं हमारे रुधिर के 40 से 50% भाग को बनाती हैं और यही कणिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यही ध्यान रखेंगे कि यही कणिकाएं होती हैं जिसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संज्ञा देते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी की। एक एक करके हम देखेंगे आरबीसी क्या है। आरबीसी सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म कभी पूछता है, होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स, इसी को हम कहते हैं, ये आरबीसी को ही एक और शब्द आता है इरिथ्रोसाइट। इसी कहते हैं इरिथ्रोसाइट।
इसी को आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को कहा जाता है, और हिंदी बोलते हैं इसको लाल रुधिर कणिकाएं। इसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। यहां से प्रश्न पूछे आते हैं इरिथ्रोसाइट से कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो अभी आपने देखा है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किंतु ये भी ध्यान रखना है कि इसके जन्म के बाद प्लीहा, ये प्लीहा इसको बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन इसका कब्रगाह बन जाता है। स्प्लीन इसका कब्रगाह बन जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर का ये कब्रगाह कौन होता है, स्प्लीन होता है। ये जन्म तो लेते हैं भ्रूणावस्था में, अस्थि मज्जा में रहते हैं, लेकिन जन्म के बाद ये इनके लिए जो प्लीहा है, स्प्लीन है, वो कब्रगाह बन जाता है। और ये भी जानते हैं कि शरीर में जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा ब्लड का संचयन होता है वह प्लीहा में होता है। अतिरिक्त ब्लड का संचयन प्लीहा में होता है, इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक, ये प्लीहा को ये ब्लड बैंक की संज्ञा दी जाती है। स्प्लीन को ब्लड बैंक की संज्ञा दी जाती है। और प्रश्न पूछता है कि आरबीसी के भी जानते होंगे कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि सामान्य मनुष्य में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम होना चाहिए। और ये भी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का रंग होता है वह ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ये खून का, रक्त का रंग जो है लाल होता है। और प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल ध्यान रखेंगे कि इसका जीवन काल 4 माह होता है। और सामान्य मनुष्य में आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या ये 4.5 लाख, 4.5 लाख से 5.5 लाख घन प्रति घन मिलीमीटर होती है। सामान्य मनुष्य में आरबीसी की संख्या 4.5 लाख से 5.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और ये प्रश्न है, ये वनडे का जो ऐसे सामान्यतः जीके है, एक प्रश्न है कि जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है और सबसे छोटी किसकी होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जंतु जगत में सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है और सबसे छोटी हिरण की होती है। ये जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है और सबसे छोटी हिरण की होती है। अब थोड़ा देखते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी के बाद देखते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका वही हुआ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड ये कॉर्पसल्स, इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट
इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, WBC। इसको हिंदी बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण भी आप भी जानते हैं कि इसका निर्माण ये श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। हम पढ़ चुके हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण ये श्वेत अस्थि मज्जा में होता है और इसका आकार अमीबा की तरह अनिश्चित होता है और इनकी संख्या, ये WBC की जो संख्या होती है वह ये 5000 से लेकर ये 9000 ये प्रति घन मिलीमीटर होती है। और इसका जो जीवन काल होता है, WBC का जीवन काल, प्रश्न पूछा गया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो जीवन काल ध्यान रखेंगे कि इसका लिमिटेशन, ये WBC का मुख्य कार्य जो होता है वैसे इसका जीवन काल 24 दिन का माना गया है, 24 दिन। लेकिन इसका जो मुख्य फंक्शन होता है, कार्य होता है, वह बैक्टीरिया और वायरस, ये वायरस से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। WBC का जो मुख्य फंक्शन है वह बैक्टीरिया और वायरस से शरीर को सुरक्षित करना है। अब एक प्रश्न और यहां से बन रहा है कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे कि RBC और WBC का जो अनुपात होता है वह 1:600 होता है। 1:600 ये 600 इन दोनों का अनुपात होता है RBC और WBC का। WBC ध्यान रखेंगे कि WBC ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कणिकामय और दूसरा होता है कणिका रहित। कणिकामय WBC और कणिका रहित WBC। तो कणिकामय WBC की अधिकता से इस्नोफिल ब्रूसोफिल और न्यूफिल, ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल। तो स्नोफिल, आप जानते हैं कि स्नोफिल जब WBC की यानी कि कणिका में WBC की अधिकता होती है तो स्नोफिलिया नामक रोग होता है। और ब्रूसोफिल के अंदर सिरा और धमनी में रक्त नहीं जाता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है और यहां से दो पदार्थ निकलते हैं, वो है हर्पाइन। आप जानते हैं कि हर्पाइन ही ब्लड के थक्का न बनने का कारण होता है। हर्पाइन ही, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, हर्पाइन ही ब्लड के थक्का न बनने का कारण होता है। और जो दूसरा पदार्थ निकलता है वो है हिस्टामाइन। न्यूट्रोफिल ध्यान रखेंगे कि लगभग 60 से 70% WBC ये यही पाया जाता है। दूसरा है कणिका रहित। कणिका रहित जो WBC है ये भी दो प्रकार की होती है, वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है? तो ध्यान रखिए कि मोनोसाइट जो WBC होती है वो आकार में सबसे बड़ी होती है, जबकि लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है। मोनोसाइट लिम्फोसाइट ध्यान रखेंगे कि यह बैक्टीरिया व वायरस व
अन्य अन्य से हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। मोनोसाइट WBC बैक्टीरिया व वायरस से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी WBC होती है, हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस प्रतिरक्षा तंत्र को सुरक्षित करती है, बचाने का काम करती है। आप भी जानते हैं कि ये लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो त्वरित गति से हमारे शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको सुरक्षा पहुंचाती है, जबकि टी लिम्फोसाइट एड्स जैसी बीमारियों से हमारे शरीर को जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उस प्रतिरक्षा तंत्र को सुरक्षा करती है, वो है टी लिम्फोसाइट। एड्स, आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को ये एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर, ध्यान रखेंगे कि 1 दिसंबर को ये एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये भी जानते होंगे कि यह इसका कारण होता है HIV वायरस के कारण यह रोग होता है। ये HIV वायरस के कारण ये रोग होता है। और इसके लिए जो टेस्ट होता है, एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वह 2 टेस्ट होता है, एक जिसको प्रारंभिक जांच बोलते हैं और एक पुष्टि के लिए होता है। तो प्रारंभिक जांच का जो होता है उसको बोलते हैं इलिसा टेस्ट, और दूसरा जो पुष्टि के लिए जांच होता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। इलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सिंड्रोम। फिर देखते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एस्से। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एस्से, ये एड्स का प्रारंभिक टेस्ट होता है जो एंजाइम आधारित होता है, जबकि इसकी पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है और ये जांच प्रोटीन आधारित होती है। और थोड़ा सा बात करते हैं रुधिर पट्टिकाओं की। ये रुधिर पट्टिकाएं क्या होती हैं? ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट्स ये रुधिर पट्टिकाएं होती हैं, जिसका निर्माण अभी पढ़े हुए थे कि इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। लाल अस्थि मज्जा से इस प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसका आकार पेट की तरह होता है और ये रुधिर के थक्का बनने में ये सहायक होते हैं। आप भी जानते हैं कि इनका जीवन काल 8 से 10 दिन। इनका जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है और इनकी जो संख्या होती है वह 1.5 लाख से 4.5 लाख। ये 1.5 लाख से लेकर ये 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है और इनका मुख्य कार्य होता है रक्त के थक्का बनने में सहायक होने। भी जानते हैं
कि कहते हैं कि डेंगू बुखार हुआ है, तो डेंगू बुखार होने पर जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो डेंगू के वायरस होते हैं इनको इन प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि डेंगू जो बुखार है उसका फैलने का कारण एंडीज मादा मच्छर होता है। एंडीज मादा मच्छर के कारण ही ये डेंगू बुखार होता है। और इस बुखार की स्थिति में जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो रुधिर पटलिकाएं होती हैं, उन पटलिकाओं को ये जो वायरस होते हैं डेंगू के वो खा जाते हैं। इसी के साथ मैं इस रक्त परिसंचरण तंत्र को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो होगा हार्ट, हृदय, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।